much enriched after the 6 days program. Thank you very much. All the very best. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. तहे दिल से आई ये सदिच्छाएं, ये शुभकामनाएं और एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व प्रोफेसर सवियो, उनके शब्द फूलों से यह 6 दिन की जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। और अब हमें आज के पहले व्याख्यान का, यानी इन 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम या ज्ञान महोत्सव की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, वो व्याख्यान माला का पहला पुष्प गूंथने का सौभाग्य प्रोफेसर संजीव दुबे जी का है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये निरंतर बहुत ही गतिशील और सक्रिय रहते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर, अपने संशोधन कार्य और शिक्षा कार्य को लेकर। और जब मुझे मैडम ने कहा कि हमें रिसोर्स पर्सन इस क्षेत्र से बुलाने हैं, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को कॉल किया और उन्होंने स्वीकार किया। सर, इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आपने स्वीकार किया, तहे दिल से अभिनंदन, तहे दिल से आभार सर। सबसे पहले उन्हें सुनने से पहले छोटा सा परिचय मैं उनका देना चाहती हूँ। प्रोफेसर संजीव दुबे, जिन्होंने MA PhD मुंबई विश्वविद्यालय से की है और साथ ही साथ उनका अध्यापन कार्य 1997 से मुंबई विश्वविद्यालय से संलग्न महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन एवं शोध निर्देशन में गुजरे। अगस्त 2012 से वे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध निर्देशन कर रहे हैं। विद्यार्थी प्रिय प्रोफेसर दैनिक अखबारों में भी अपना उपसंपादक के रूप में वो काम कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अनुभव भी उनका बहुत बड़ा है। अप्रैल 2014 से वे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहे हैं, प्रवेश समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों पर वे सातत्य से काम कर रहे हैं। उनका संपादन कार्य भी काफ़ी बड़ा है। शोध पत्रिका सृजन संदर्भ का आरंभिक 12 अंकों का संपादन उन्होंने किया है और साथ ही साथ हिंदी कहानी और सांप्रदायिकता, यह उनका समीक्षा शोध ग्रंथ प्रकाशित है। इसके साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में 50 से ऊपर उनके शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं और साथ ही साथ यह कहना भी मुझे अच्छा लग रहा है कि 100 से ऊपर संगोष्ठियों में उन्होंने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं, अध्यक्षता की है और लगातार कर रहे हैं। और आज मुझे याद आया जो भारत के अध्यापकों को एक सूत्र में जोड़ रहे हैं, इस अध्यापक परिषद के पायोनियर्स में वे हैं और आज बहुत अच्छा यह काम हो रहा है भारतीय प्राध्यापक परिषद का, जिसमें नई शिक्षा प्रणाली को लेकर निरंतर बातें हो रही हैं और एकदम सशक्त बातें हो रही हैं। मैं अनुरोध करती हूँ सर से कि वे आज हमें अपना वक्तव्य यहाँ पर नई शिक्षा प्रणाली और भारतीय ज्ञान परंपरा में उसकी अनिवार्यता क्या है यह बताएं और हम आपको सुनने के लिए आतुर हैं सर। प्रोफेसर संजीव दुबे, नमस्कार। नमस्कार, आपण सर्वांना नमस्कार। मैं चूँकि एक लंबा समय मेरा महाराष्ट्र में बीता है और मराठी कोंकणी बिल्कुल सगी बहनें हैं, तो मैंने सोचा कि अपना अभिवादन मैं आपसे मराठी में करूं। मैं अपनी बातें हिंदी में कहूँगा क्योंकि हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ और यदि किसी प्रतिभागी को किसी बात को समझने में दिक्कत होगी तो मैं या मेरे अन्य साथी जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं वो उनकी मदद करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली की भूमिका, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गोवा के खांडोला महाविद्यालय जो शासकीय महाविद्यालय है उन्होंने दिया है। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद ये किसी महाविद्यालय में इस तरह का ये पहला आयोजन होने जा रहा है जो भारतीय ज्ञान महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
इसलिए मैं महाविद्यालय की प्राचार्य, कुछ लोगों का नाम चंद्रकला होता है, कुछ लोगों का नाम शशिकला होता है, लेकिन मैडम पूर्णकला है। यानी चंद्रकला, चंद्र की कलाएं कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन मैडम हमेशा हर तिथि और हर पक्ष में पूर्ण कला की आभा से मंडित होती हैं। ऐसी प्राचार्य की ही ये सोच हो सकती है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महोत्सव मनाएं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उपप्राचार्य आशा गहलोत मैडम हैं। तो आप दोनों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूं। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैं सभी प्रतिभागियों का भी अभिवादन करता हूं और कोशिश करूंगा कि हम लोग विषय के इर्द गिर्द रहते हुए विचार करें कि कैसे यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह भारतीय ज्ञान प्रणाली को स्थापित करने की एक कोशिश है। भारतीय ज्ञान परंपरा के जो श्रेष्ठ दाय हैं, उस दाय का संरक्षण, उस दाय का जन जन में उसका प्रचार प्रसार और उस दाय से कैसे हम नए का निर्माण कर सकते हैं, उस भूमिका की निर्मिति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम कई बार नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, और अनेक लोगों ने नई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फ़र्क को भी बताने की कोशिश की है कि यह सही मायने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए है क्योंकि यह भारत की प्राचीन सभ्यता, हजारों वर्षों के ग्रहण एवं त्याग से पोषित जो परंपराएं हैं, समृद्ध राजनीतिक विरासत, सामाजिक संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, साझी स्मृति, जो आख्यान परंपराएं, महाकाव्य, साहित्य शास्त्र और भारतीय भाषाओं के साझेपन को एक साथ एक सूत्र में पिरोते हुए एक राष्ट्रीय संकल्पना के साथ प्रस्तुत की गई है। इसलिए यह मात्र एक भौगोलिक विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की जो भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को रेखांकित करने का प्रयत्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की गई है जो भारतीय मूल्यों से विकसित है, जो छात्रों में विचार, व्यवहार, बुद्धि, आचरण, ज्ञान, कौशल के स्तर पर भारतीय होने का गर्व भरे, संवैधानिक मूल्यों, दायित्वों के निर्वहन के प्रति सजग बनाए, मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील विश्व नागरिक के निर्माण और भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने में सहायक हो। यह ध्यान रखने की बात है कि भारत केवल आर्थिक कारणों से महाशक्ति नहीं बन सकता है, वह अपने ज्ञान की शक्ति से महाशक्ति बनेगा। तो महाशक्ति वह कैसे ज्ञान की अपनी शक्ति से बनेगा, इसके लिए कैसे बुनियाद के तौर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्रति, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति उसके भीतर सम्मान जगाना है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण सोच, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियाद, विरासत के प्रति हम भारतीय विद्यार्थियों में सम्मान की भावना पैदा करने के उद्देश्य से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। कई बिंदु इसके हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत से मतांतर भी हैं, और कोई भी जो विज़न डॉक्यूमेंट होता है उसमें बहुत सारे प्रश्न करने की गुंजाइश भी होती है, और भारतीय परंपरा प्रश्न करने की गुंजाइश को स्वीकार करती है, और हमेशा प्रश्न करने के बहाने से, प्रश्न करने के माध्यम से ही नए रास्ते भी खुलते हैं। तो यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि यह भारतीय ज्ञान प्रणाली को पुनः स्थापित करने के लिए लाई गई है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह क्या थी, वो बातें कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना में लाई गई हैं, जो उसके प्रमुख आधार बिंदु हैं। तो एक बात जो भारतीय ज्ञान प्रणाली में रही है वह रही है, एक तो समावेशिकता।
और दूसरी बात उसमें जो रही है वह यह है कि अपनी भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, भारत ने जो भी दुनिया को महान उपलब्धियां प्राचीन काल में दी, वह सब उपलब्धियों को देने वाले जो हमारे महान ऋषि हुए, जो हमारे महान विद्वान हुए, जो महान अध्येता हुए, आप देखें कि वो सब अपनी भाषा में ज्ञान अर्जित कर रहे थे और उन्होंने अपनी भाषा में उस ज्ञान को प्रस्तुत भी किया और वह ज्ञान पूरी दुनिया के लिए रोशनी बना। तो चूंकि वह ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली में विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, प्रतिष्ठा और विकास निहित था। हमारी गुरु परंपरा में विद्यार्थी को यह देखा जाता था कि उसकी क्षमताएं क्या हैं और तदनुरूप उस क्षमता के विकास करने के लिए गुरु प्रयत्नशील होते थे। और इस तरह से जिसकी जैसी रुचि, गति, प्रवृत्ति होती थी, क्षमता होती थी, वैसे ही उसमें ज्ञान की पौध रोपने का प्रयत्न किया जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो विशेषता है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान की जाएगी और उसकी प्रतिष्ठा और विकास के लिए प्रयत्न सुनिश्चित किए जाएंगे। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें बहुत लचीलापन है, बहुत ही क्या कहेंगे, सुदृढ़ विभाजन करने की कोशिश नहीं की गई है। जीवन एक लंबा समय है, सफ़र है, और उसमें एक क्षण ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, एक दौर ऐसा आता है जब मनुष्य की रुचि का विस्फोट होता है। अचानक उसका ज्ञान किसी एक दिशा में बहुत तेज़ी से गति करता हुआ आगे बढ़ने को लालायित हो उठता है, उत्सुक हो उठता है। लेकिन वहाँ पर हमारी जो शिक्षा प्रणाली की जो बाध्यताएं रही हैं वो उसकी राह रोक देती हैं, उसके रास्ते की रुकावट बन जाती हैं। हमने सबने देखा है कि अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्षेत्र में गए होते हैं, 2-4 साल वहाँ पर पढ़ करके उसको छोड़ के, और कई बार तो डिग्री पूरा करके आते हैं और फिर वो दूसरे विषय पढ़ते हैं। ये इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि विद्यार्थियों को जब हम किसी एक निर्धारित, एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में जैसे उसे बांध देते हैं तो उसे एक समय के बाद एक सफोकेशन फील होता है, उसमें उसका मन घुटता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं तो इसके लिए नहीं हूँ, मेरी रुचि इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और बहुत बार ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जीवन के 15-16 वर्षों में, 13-14 वर्षों में ही हमारी रुचि और गति का निर्धारण हम कर लें और उसके बाद जिस विषय को हमें चुनने के लिए कह दिया जाए या जिस विषय को हम चुन लें, उसी में एक सीमा से आगे हम दूसरे विषय की ओर बढ़ न सकें। तो ये लचीलापन जो है वो हमेशा एक तरह के लैटरल एंट्री एग्जिट का पूरा मौका देता है कि आप कहीं पर भी मेजर और माइनर का मौका देता है कि आप फिजिक्स से अगर मेजर कर रहे हैं तो हिस्ट्री से माइनर कर सकते हैं, और हिंदी से मेजर कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स से माइनर कर सकते हैं। और इस तरह से विद्यार्थी की रुचि और गति को बहुत महत्व दिया गया है और हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली भी ऐसा ही करती आई थी, जिसके कारण हम ज्ञान की एक बहुत चूड़ांत उपलब्धियां अर्जित कर सके। बहुविषयकता, जैसा मैंने कहा, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ पर जोर देने की कोशिश की गई है। उसे केवल रटने और परीक्षा पास कर लेने लायक बनाने का जो प्रयत्न रहा है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे दर्शाई गई है। नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सजगता को सुनिश्चित करने का प्रयास भी हमें दृष्टिगोचर होता है। बहुभाषिकता, हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुलतावादी राष्ट्र है, उसकी संस्कृति भी बहुलतावादी है और उसमें भाषाओं का एक बहुत ही बड़ा गुलदस्ता है। अनेक भाषाएं हैं और सभी भाषाओं की अपनी समृद्ध परंपरा है और उन भाषाओं में ज्ञान की थाती सुरक्षित है, संरक्षित है। वह शास्त्रीय ज्ञान भी है और लौकिक ज्ञान भी है, वह आधुनिक ज्ञान भी है, वह देशज ज्ञान भी है। और साथ ही साथ इन भाषाओं में लंबे समय से
जो विश्व के साथ भारत का संबंध रहा है, भारतीय ज्ञान का संबंध रहा है, वह ज्ञान भी हमने अपनी अपनी भाषाओं में सुरक्षित किया है, संरक्षित किया है। इसलिए बहुभाषिकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दृष्टिगोचर होता है। साथ ही साथ जीवन कौशल निर्माण की चेतना, हम कैसे कौशल का विकास करें, स्किल का डेवलपमेंट हो, यह बहुत ज़रूरी बात हमारे नीति निर्धारकों ने तय की है। भारत की जो प्राचीन गौरवशाली परंपराएं हैं, जो समृद्ध विरासत है, उससे प्रेरणा और प्रोत्साहन लेने का शिक्षा नीति में दिखाई पड़ता है। उसके डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन तथा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। मैं एक कोट कर रहा हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज से। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण, दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज आदि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए। ये कुछ उदाहरण है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए हैं और इसके माध्यम से, इस प्रस्तावना के माध्यम से मैंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया, उसको व्यवस्था में सुनिश्चित करने, उसकी भूमिका को सुनिश्चित करने का यह प्रयत्न है। यह इस प्रयत्न की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अतीत में थोड़ा जाना चाहिए कि आखिर हमारी जो यह श्रेष्ठतम उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों से हम कैसे विमुख होते गए और उस विमुखता के पीछे किसकी भूमिका रही और आज कैसे उससे उबरने के हमको प्रयत्न करने हैं और हमारे पूर्वजों ने कैसे प्रयत्न के रास्ते दिखाए हैं। उन दोनों के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब जानते हैं कि औपनिवेशिक काल में भारत की सभ्यता और संस्कृति के जो श्रेष्ठ जो उसकी उपलब्धियां थीं, उनको सिलसिलेवार तरीके से और एक बहुत ही नीति के साथ खारिज करने के प्रयत्न किए गए। भारतीय चिंतन परंपरा नामक पुस्तक में के दामोदरन ने इसका एक बहुत ही विस्तृत विवरण दिया है। पश्चिमी विचारों का प्रभाव नामक अपने निबंध में उन्होंने औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किस तरह के षड्यंत्रकारी बीज रोपे गए, उसके पीछे उनकी नीति, नीयत और मंशा कितनी खराब थी, बावजूद इसके उनके जो सुफल हुए वो ठीक उसके विपरीत हुए। उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से 2-3 उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि आज के व्याख्यान में उसका स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि ये व्याख्यानों की श्रृंखला है और चूंकि पहला व्याख्यान मुझे देने का अवसर मिला है, इसलिए इस पृष्ठभूमि को हमारे जो साथी हैं वो ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा।
वो लिखते हैं कि ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाए गए प्रत्येक कदम, ब्रिटिशों के प्रत्येक कदम में उनके विनाश के बीज छिपे हुए थे। यानी जिससे वो अपने शासन को सुदृढ़ करना चाहते थे, वे ही उनके विनाश के बहुत बड़े कारण बने। आप देखें कि आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई मिशनरियों के साथ कोई बहुत संबंध नहीं रखती थी, लेकिन आगे चलकर उसने एक संबंध स्थापित किया। और उस समय जो भारतीय चिंतन परंपरा में दामोदरन जी कोट कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष मैंगल्स ने 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कहा, कोट है कि भाग्य ने इंग्लैंड को हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य सौंपा है ताकि ईसा का झंडा विजयोल्लास से भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फहराता रहे। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए सारी शक्ति लगा देनी चाहिए कि समूचे भारत में को ईसाई बनाने के काम में उस देश में किसी तरह का विलंब न होने पाए। देखिए, ये समय समय की परिस्थितियां होती हैं, इन परिस्थितियों को उसके काल स्थान के सापेक्ष ही देखना चाहिए और उसके पीछे सत्ता की नीयत और मंशा को हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए। अकादमिक चर्चा में हमको इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए। अब हुआ ये कि ये सारी चीज़ों से जो एक प्रोत्साहन हुआ, उसके चलते जो मिशनरियों की भूमिका रही, उसमें एक बड़ी भूमिका उनकी रही जाति प्रथा, अस्पृश्यता, अछूतपन, इन सब मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे धार्मिक रीति रिवाजों के विरुद्ध जो उन लोगों ने जागरण अपनाया, उससे भारतीयों के भीतर भी अपने आप को देखने की एक समझ, देखने का एक नजरिया निर्मित हुआ और उन लोगों में अपनी एक सामाजिक चेतना जागृत हुई। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम मैकॉले की बात करते हैं। मैकॉले की जो पूरी योजना थी शिक्षा के कार्यवृत्त में जो वह प्रकट करता है, उसमें उसके भीतर एक शासक की जो घृणा है, ध्यान रखिए, शासक की जो एक घृणा है वह उजागर होती है। वो दावा करता है कि यहाँ के देशी लोग जो बोलियां आमतौर से बोलते हैं वे बहुत ही गई बीती और कर्कश हैं। वो हमारी भाषा पे प्रहार कर रहा है। वो कहता है कि अरबी और संस्कृत काव्य साहित्य महान यूरोपीय राष्ट्रों के साहित्य के सामने कभी टिक नहीं सकता और यह कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अलमारी ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के मुकाबले बहुत है। ध्यान रखना, भारत और अरब के, हमारी जो अंग्रेजों के पहले की जो संस्कृति, जो हमारी समझ, जो हमारा ज्ञान था, उसमें भी एक साझापन, एक साझी संस्कृति थी। उसके भी अवशेष, उसकी भी उपलब्धियां और उनके संपर्क से एक जो हमने नई चेतना प्राप्त की थी, उसके पूरे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध थे। तो वो कहता है कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अलमारी ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के मुकाबले बहुत है। स्वयं अपनी भाषा की आंतरिक श्रेष्ठता की प्रशंसा करते हुए वो कहता है कि संस्कृत भारत में लिखी तमाम पुस्तकों में जो ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं वे इंग्लैंड के नितांत प्राथमिक स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली पुस्तकों के अत्यंत साधारण संक्षेप में मिलने वाली सामग्री से भी कम मूल्यवान है। यह हमारी पूरी ज्ञान परंपरा की तौहीनी करने का यह एक प्रयास है, एक सुनियोजित प्रयास है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा, जब मैं भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहा हूँ तो उसमें काल विशेष में जो अन्य सांस्कृतिक धाराएं भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ती गई हैं, उन दोनों पर एक साथ प्रहार करने का यह प्रयत्न कॉलोनियल दौर में, औपनिवेशिक दौर में ब्रिटिश शिक्षा नीति के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी बातें बहुत बार लोग कहते हैं, कही भी गई हैं
कि इन मदरसों, इन विद्यालयों से अंग्रेजी शिक्षा जो पढ़कर निकलेगा वह स्वाभाविक रूप से अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा प्रणाली, अपने धर्म, अपने दर्शन, अपनी रीति रिवाजों से वह स्वाभाविक रूप से घृणा करने लगेगा। ये आप योजना देखिए, क्यों भारतीय ज्ञान परंपरा का ह्रास हुआ एक दौर में। तो ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है जो औपनिवेशिक दौर है। यह ध्यान देने की बात है कि कैसे एक सोच को बढ़ावा दिया गया जो भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना को कुंठित कर देगी और उन्हें वफादार गुलाम बनाने में सफल होगी। किंतु उसने दरअसल जीवन की अवधि कैसे रिवर्स हुआ, जीवन के प्रति एक नए वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु का आधार तैयार किया और नए राष्ट्रीय जागरण में सहायता पहुंचाई। और आज़ादी का पूरा जो संघर्ष है, इस संघर्ष में शामिल हमारे तमाम जो प्रमुख महापुरुष हुए, उन सब ने इसी दौर में एक चेतना अपने भीतर निर्मित होती हुई महसूस की, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रीय नवजागरण का भी नेतृत्व किया। स्वाधीनता आंदोलन भी राष्ट्रीय नवजागरण की कोख से ही पैदा हुआ था और वहाँ से लेके 15 अगस्त 1947 के सत्ता हस्तांतरण तक की जो उनकी भूमिका रही, वह इन्हीं सोच और इसी नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप उनके भीतर निर्मित हुई और देश को आज़ादी मिली। उसके बाद से लेके आज तक हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां या नई शिक्षा नीति रही, निरंतर उसने एक बदलाव करने की कोशिश की। उसमें एक अलग अलग समय पर, अलग अलग दौर में जो प्रयत्न किए गए, उसकी प्रशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में मिलती है कि किस तरह से समय समय पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां लागू की गई, उससे उसके क्या स्वाभाविक और अच्छे सार्थक परिणाम हुए। साथ ही यह भी देखा गया कि उसके क्रियान्वयन को लेकर के जो कमजोरियां रहीं, उन कमियों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारकों ने दूर करने का प्रयत्न 2020 के दस्तावेज में किया है। और उन्होंने उल्लेख किया है कि हमारा ज़्यादा जोर दस्तावेज और नीति के से ज़्यादा उसके क्रियान्वयन पर होगा, उसको लागू करने पर होगा। अब आप देखिए कि एक तरफ मैकॉले और अंग्रेजी शिक्षा जो चल रही थी, उसकी क्या दशा, हमारे समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था। दूसरी तरफ कैसे हमारे कवियों ने, लेखकों ने इस चीज़ को महसूस किया। तो सैयद अकबर हुसैन, जो अकबर इलाहाबादी के नाम से जाने गए, 1846 में जिनका जन्म हुआ था, जो शिक्षा से भी लंबे समय तक जुड़े रहे, उनके कुछ शेर बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक का मैं जिक्र करना उचित समझता हूँ कि वो लिखते हैं कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। अब आप देखिए कि उस समय की शिक्षा की परछाई कवि दर्ज कर रहा है कि हम ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, आदर के भाव के स्थान पर हम उनका अपमान और अनादर, या फिर उनको हम खपती या थोड़ा सा उनमें उनके भीतर पागलपन जैसा हम महसूस करने लगे। तो यह कौन सी शिक्षा होगी जो अगर हमारे पूर्वजों के प्रति असम्मान पैदा करेगी। एक दूसरा शेर उनका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो लिखते हैं कि तालीम का शोर ऐसा, तहजीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। जोर तो बहुत है, शोर बहुत है, तहजीब का हल्ला गुल्ला बहुत है, लेकिन बरकत नहीं हो रही है, यानी विकास नहीं हो रहा है। इसका मतलब
नीयत में खराबी है। ये किसकी नीयत में खराबी है? ये औपनिवेशिक शासकों की नीयत में खराबी थी, जिनकी नीयत की खराबी की सज़ा हम सदियों से भुगतते चले आए और अब जा कर के हम उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश का एक प्रमाण जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति देती है। जैसा मैंने कहा कि जो भारत की सामासिक संस्कृति रही है, इस सामासिक संस्कृति को तोड़ने भारत की जो ज्ञान प्रणाली थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, जो ज्ञान की परंपराएं थी, उसके अनादर और अपमान भीतर पैदा करने की जो कोशिशें थी, उसके चलते जो जनमानस में एक तरह की उद्विग्नता, उसके भीतर एक तरह का जो आक्रोश पैदा हो रहा था, एक तरह से जो अपने समय और समाज को प्रेरित करने वाले हमारे कवि रचनाकार हुए, वह कौम के भीतर, देश के लोगों के भीतर जो निराशा व्याप्त हो रही थी, उसको उन्होंने आशा और उत्साह में बदलने के प्रयत्न आरंभ किए। और इस कड़ी में जिस नाम का जिक्र मैं पहले करूंगा वह है मुसद्दसे हाली, अल्ताफ हुसैन हाली, जिन्होंने मुसद्दसे हाली नामक रचना 1879 में की थी। ऐसा मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं भारत भारती में जो 1912 में प्रकाशित हुई, उसमें उल्लेख किया है कि भारत भारती लिखने की प्रेरणा उनको सुर्री कुदौली के राजा रामपाल सिंह ने दी और उन्होंने कहा था कि जैसे हाली ने मुसद्दस लिखा है वैसा ही हिंदुओं के जीवन पर। अब यहाँ पे हिंदू और मुसलमान ये एक समय का एक सच था। नवजागरण में इस तरह के भेद थे। हिंदू नवजागरण एक अलग दिशा में चल रहा था, मुस्लिम नवजागरण एक अलग दिशा में चल रहा था, ऐसा, और दोनों को मिला करके भी एक भारतीय नवजागरण था। सबकी अलग अलग दृष्टि से लोगों ने इसको देखा और व्याख्यायित किया, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो आम हिंदू मुसलमान था वह किस तरह से पस्त आलमी का शिकार हो रहा था, कैसे उनके भीतर अपने आप को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर हीनता बोध निर्मित हो रहा था, और उस हीनता बोध से निकालने के जो प्रयत्न मुसद्दस में अल्ताफ हुसैन हाली करते हैं, भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त करते हैं, उसका उल्लेख किए बिना आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली की जो भूमिका है उसका व्याख्यान, उसकी बात पूरी नहीं होगी। हाली ने मुसद्दस हाली की भूमिका में लिखा है कि कौम के लिए अपने बेहुनर हाथों से एक आईना खाना बनाया। आईना खाना एक ऐसा शीशे का घर जिसमें आप 360 डिग्री से अपने आप को देख सकते हो, आईना खाना बनाया है। देखिए कि यह जो रचना है वो क्या है, आईना खाना है। अब इस आईना खाना में मुसलमान भी अपने को देख सकते हैं, हिंदू भी अपने को देख सकते हैं। ध्यान रखिए, एक समय में एक बहुत बड़ी आबादी में इस तरह का देवनागरी और उर्दू का विभाजन नहीं था, वो एक ही लिपि बहुत लोग इस्तेमाल करते थे। तो कौम के लिए अपने बेहुनर हाथों से एक आईना खाना बनाया जिसमें आकर वह अपने खतो खाल देख सकते हैं कि हम कौन थे और क्या हो गए। ध्यान दीजिए कि यह वाक्य हाली का है कि हम कौन थे, क्या हो गए। और भारत भारती की शुरुआत में मैथिली शरण गुप्त भी यही लिखते हैं कि आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। यह जो दोनों बड़े रचनाकार जो हमारे नवजागरण के, भारतीय नवजागरण के एक बहुत बड़े पुरोधा थे, वह तत्कालीन नीतियों और वह जो शिक्षा हमें दी जा रही थी, उस शिक्षा के चलते हमें हीनता बोध, नैराश्य और अपने पूर्वजों और परंपराओं के प्रति जो एक हेय भावना, एक घृणा का बोध पैदा हो रहा था, उसको वो
इंगित करते हैं। भारत भारती में भी उसके प्रमाण मिलते हैं, मुसद्दसे हाली में भी उसके प्रमाण मिलते हैं। मैं हाली के प्रमाण से बात शुरू करूंगा, फिर भारत भारती पर मैं आगे बढ़ूंगा। कि हाली लिखते हैं कि बस अब वक्त का हुक्मे नातिक यही है कि जो कुछ है दुनिया में तालीम ही है। तालीम बड़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, ये अंग्रेजों का शासन भी था, इसलिए बहुत सावधानी से बातें कही जाती थी, नहीं तो देशद्रोह सिडिशन का आरोप लगने में समय नहीं लगता था। तो लोग अपने कौम, अपने समाज, अपने देश के नागरिकों को जगाना चिताना भी चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कोई खतरा भी नहीं मोल लेना चाहते थे उस समय में कि इस कारण से वह रचना ही जब्त कर दी जाए और वह समाज में जिनके लिए लिखी गई है वहाँ तक पहुँच न पाए। इसलिए वो बड़ी सावधानी से अपनी बातें कहा करते थे। अब हालात आप देखिए कि हाली लिखते हैं कि न चलते हैं वो काम कारीगरों के, जो उस समय पस्तहाली थी, कारीगरों के काम बंद हो गए हैं। न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, न बरकत है पेशे में पेशेवरों की, बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के, कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वो हैं अब धरे हाथ पे हाथ बैठे। हुनर और फनवा सब घटते जाते, हुनरमंद हैं रोजो सब घटते जाते। हुनर, कौशल, कला, स्किल कैसे कम होती जा रही है। अदीबों के फजलो अदब घटते जाते, तबीब और उनके मतब घटते जाते, हुए पस्त सब फलसफी और मनाजिर, न नाजिम हैं सरसब्ज उनके न नासिर। अगर एक पहनने को टोपी बनाएं तो कपड़ा वो एक और दुनिया से लाएं, उस सीने को वो एक सुई मंगाएं तो मशरिक से मगरिब में लेने को जाएं, यानी पूरब से पश्चिम सुई लेने को जाएं। ये हमारी कारीगरी की हालत थी, ये हमारे उद्योग धंधों की बर्बादी थी। जबकि अंग्रेजों के आने के पहले भारत उद्योग में और दुनिया में जो उसका शेयर था वह 20% के लगभग था, लेकिन वो कैसे इतना कम हो गया कि वो कह रहे हैं कि टोपी बनाने के लिए सुई भी हमको पश्चिम की ओर लाने के लिए देखना पड़ रहा है। न पास उनके चादर न बिस्तर का घर, बिस्तर है घर का, न बर्तन है घर के, न जेवर है घर का, न चाकू न कैंची न नस्तर है घर का, सुराही है घर की न सागर है घर की। तो इस तरह से हाली साहब भी अपने दौर को बयान करते हैं कि कैसी पस्तहाली हमारे उस दौर में चल रही थी जिस दौर में अंग्रेजी हुकूमत राज कर रही थी। तो एक तरफ वो शिक्षा की कैसी अधोगति कर रहे थे, हमारे कल कारखानों का कितना उन्होंने नुकसान किया। आप सबको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में उत्पादित जो वस्तुएं थी उन पे टैक्स लगाए गए और जो पश्चिम से आयातित वस्तुएं हो रही थी उसको टैक्स में छूट दी गई। इसी कारण तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी की बात की और तमाम लोगों ने, महात्मा गांधी के पहले भी तमाम लोगों ने स्वदेशी का नारा दिया था। हम लोग मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय जागरण का हिंदी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कवि मानते हैं। उन्होंने भारत भारती को 3 खंड में बांटा है, ठीक वैसे ही कमोबेश जैसे अनेक शीर्षकों से मुसद्दसे हाली को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने प्रस्तुत किया है, उसी तरह से अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को विभाजित किया है। अब ये अपने आप में एक बड़ा साक्ष्य है, एक कवि का साहित्यिक साक्ष्य कि किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा ने हमें हमारी ज्ञान परंपरा से विमुख किया। वो लिखते हैं कि ये सब अशिक्षा के कुफल हैं, वास है जिसका यहाँ। ये सब अशिक्षा के कुफल हैं, वास है जिसका यहाँ। आध्यात्म विद्या का भवन हा, आज वह भारत कहाँ। धिक्कार है हम खो चुके हैं, आज अपना ज्ञान भी। खोकर सभी कुछ अंत में, खोया महाधन मान भी। सबसे बड़ा जो महाधन है वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारा सम्मान है, हमने उसको भी खो दिया है। वो
शिक्षा की अवस्था का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि वह आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी कुछ कर सको तो लाभ क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको। लिखते रहो जो सिर झुका सुन अफसरों की गालियां, तो दे सकेंगी रात को 2 रोटियां घर वालियां। कि कैसे हमारी शिक्षा का क्या दशा हो गई है कि अमेरिकनों के पात्र झूठे साफ कर पंडित हुए, सच्चे स्वदेशी मान से फिर भी नहीं मंडित हुए, दृष्टांत बनते हैं अधिक वे इस कहावत के लिए, 12 बरस दिल्ली रहे पर भाड़ ही झोंका किए। शिक्षा कैसी थी, उसका परिणाम क्या था? दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहाँ, है मुख्य 2 ही जीविकाएं, भृत्यता भिक्षा यहाँ। या तो कहीं बनकर मुहर्रिर पेट का पालन करो, या मिल सके तो भीख मांगो, अन्यथा भूखों मरो। बिगड़े हमारे अब सभी स्वाधीन वे व्यवसाय हैं, भिक्षा तथा बस भृत्यता ही आज शेष उपाय हैं, पर हाय दुर्लभ हो रही है प्राप्ति इनकी भी यहाँ, यह कौन जाने इस पतन का अंत अब होगा कहाँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 बड़े कवि हमारे समाज के, हमारी संस्कृति के उस पूरे दौर को, जिस दौर में भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान की उपेक्षा हो रही थी, उसका अनादर हो रहा था, उसका अपमान हो रहा था, उस अपमान को वो की आंखों देखी वो अपनी रचनाओं में दर्ज कर रहे थे। ऐसे पूरे दौर से निकल करके जब हम आज सामने आए हैं तो हमको यह देखना है कि कैसे हम एक समावेशिकता, एक समष्टि दृष्टिकोण से शिक्षा का नज़रिया विकसित करें। रही बात भारतीय ज्ञान की जो श्रेष्ठ उपलब्धियां रही हैं, उससे कहीं कोई इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता। उन उपलब्धियों की सही चर्चा किए जाने की ज़रूरत है। वह कैसे, किस दौर में, किन लोगों ने और किन महान आर्ष ग्रंथों के माध्यम से सूत्रात्मक रूप से जो उन्होंने अर्जित किया, उस अर्जन का जो आज का प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य है उसको दृष्टिगत रखने की ज़रूरत है। अक्सर हम अपनी ज्ञान प्रणाली की प्रशंसा करते हुए हम थोड़े अतिरेक में बह जाते हैं। उस अतिरेक से भी हमको बचने की ज़रूरत है। कहने का आशय ये है कि जो हमारी उपलब्धियां रहीं उनका सम्यक ज्ञान हमारे पाठ्यक्रमों में आना चाहिए। वह पूरी की पूरी भारतीय ज्ञान की पृष्ठभूमि, वह भौतिकी विज्ञान हो या साहित्य हो या अर्थशास्त्र हो या समाजशास्त्र हो, जो हमारे लोगों ने अर्जित किया है, भारतीय ज्ञान की उस भूमिका का किसी भी पुस्तक में, किसी भी पाठ्य सामग्री में, टेक्स्ट बुक में प्रस्थान बिंदु वही होना चाहिए। लेकिन वही इति नहीं है, वही सब कुछ नहीं है। कैसे उसके सूत्र विकसित किए गए, जिनको पश्चिम के लोगों ने विकसित किया, जिनको हमसे विमुख कर देने के कारण हम उस पे अपने ज्ञान को, अपनी सिद्धि को उस पे केंद्रित नहीं कर सके, उसकी पड़ताल करना आज भारतीय ज्ञान परंपरा को सही अर्थों में पहचान देने के लिए ज़रूरी है। हम ये देखें कि कैसे आज उसकी एक प्रगतिशील सम्यक पृष्ठभूमि हम बना सकते हैं। कहने का आशय ये है कि आज का जो विज्ञान है, आज का जो समाज विज्ञान है, आज का जो अर्थ विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, और हमारे पूर्वजों की, ध्यान रखिए, हमारी जो परंपरा रही है उसने अपने पूर्व के सभी के दाय को स्वीकार किया है। एक
मध्यकाल के कवि तुलसी हैं, तो वो भी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, तमाम जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जो वेद पुराण स्मृतियां हैं, उन सब में जो कुछ भी ज्ञान है जिसे मैंने अर्जित किया है, उसको मैं देश की भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जो उदारता है, आप जायसी को पढ़िए तो जायसी भी आरंभ में पूर्व में जिन लोगों ने कथाएं कही हैं उनका उल्लेख करते हैं। पतंजलि आदि जितने भी हैं, आप किसी भी साहित्य शास्त्री, नाट्य शास्त्री, आयुर्वेद का ज्ञाता, किसी योग का शास्त्र का निष्णात, वह अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उनकी उपलब्धियों का उल्लेख करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम उनका उल्लेख करें, बहुत ही खुले मन से, बहुत ही स्वस्थ दिमाग से, और उस दौर में जो बातें कही गई हैं उसकी आज की जो प्रासंगिक व्याख्या है, अतिशयोक्ति से बचने की ज़रूरत है। ये नहीं कहना है कि नहीं हमने सब कुछ जो आज है यह हमने उस समय प्राप्त कर लिया था, नहीं, हमें ये देखना है कि आज जो कुछ है उसके सूत्र जो वहाँ पर हैं, उन सूत्रों का अगर हमने सम्यक विकास किया होता तो आज हम पश्चिम से तमाम तकनीकी और ज्ञान आयातित कर रहे हैं, शायद वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी भी अगर हम उसको आज पढ़ते हैं और आज की अपनी परिस्थितियों में हम उसको फिर से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो शायद वह दिन दूर नहीं जब हम अपने ज्ञान विज्ञान से पूरी दुनिया को चमत्कृत कर सकेंगे। यह मेधा, यह क्षमता हमारे लोगों में है, और भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे विद्यार्थियों में यही चेतना पैदा करना चाहती है। वह एक समावेशी भारतीय नागरिक का निर्माण करना चाहती है, जो बने तो विश्व नागरिक, लेकिन उसकी जड़ें भारतीयता में हों, भारतीय मूल्यों में हों, भारतीय गौरवशाली जो परंपराएं रही हैं उसके साथ अपने संबंध को वह समझे, महसूस करे और उसके विकास में दृढ़ प्रतिज्ञ हो। जो चीज़ें छूट गई हैं उसको कैसे हम अपनी परिस्थितियों में उसके विकास की गति को बढ़ा सकते हैं, इसकी पृष्ठभूमि निर्मित करने के में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़ी भूमिका उपलब्ध करा रही है, करा सकती है। मैं ज्ञान परंपरा का कोई इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान नहीं हूँ कि मैं बताऊँ कि कैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, इन सब में हमारी उपलब्धियाँ क्या रही हैं, और मैं उसकी अतिरेकी व्याख्या से भी खुद को बचाने की कोशिश करते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो जो सूत्र थे, हमारे पूर्वजों ने जो सूत्र दिए थे, उन सूत्रों का जो विकास उनकी पीढ़ी यानी हम कर सकते हैं, वो पश्चिम के लोग नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों ने जिस तरह से भी विकास किया वो उनका मॉडल है। हम अगर अपना मॉडल विकसित करेंगे तो निश्चित ही हम अपने देश को तीसरी विश्व शक्ति बनाने में कामयाब होंगे, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है उसको साकार करने में हमारी बड़ी भूमिका होगी। मैंने कुछ बातें सूत्र रूप में कहने की कोशिश की हैं, बहुत सारी बातें चर्चा में और भी आगे आ सकती हैं। आप सब ने मुझे धैर्य से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि यदि कोई प्रश्न उत्तर होगा तो कुछ बातें और भी विकसित होंगी, और बहुत सारे हमारे साथी जो बैठे हुए हैं विद्वान लोग, वो भी मुझे समृद्ध करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। खांडोला महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम पूर्णकला सामंत मैडम और आशा गहलोत मैडम, और जो लगभग 50 से अधिक प्रतिभागी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप सबने धैर्य से मेरी बातें सुनी। मैंने कुछ बातें अतिरेक में कह गई हो तो मेरा प्रमाद मानकर मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रबुद्ध वक्तव्य और सर